नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे, एक प्रकार से टेस्ट के रूप में, जो आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आंसर खुद भी देने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और उसके बाद कूट से सही उत्तर बताइए। पहले सूची में आचार्यों के नाम दिए गए हैं और दूसरी में सिद्धांतों के नाम दिए गए। कौन से आचार्य ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो यहाँ पर आप लोग देख के बताइए कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। देखिए, अगर आप लोगों ने लकुलीश को पढ़ा होगा तो लकुलीश ये भगवान शिव के 24वें अवतार माने जाते हैं और इन्होंने पाशुपत धर्म संप्रदाय से संबंधित हैं। लकुलीश पाशुपत संप्रदाय से संबंधित हैं। नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन शून्यवाद से संबंधित है। भद्रबाहु आपने पढ़ा होगा, भद्रबाहु ये एक जैन धर्म थे, जैन धर्म के गुरु थे, ठीक है, अंतिम आचार्य थे जैन मुनियों के, तो ये जैन से संबंधित हो गए। और घोषाल, इनका पूरा नाम है मक्खलीपुत्र घोषाल, ये आजीवक संप्रदाय इन्होंने ही चलाया था, ठीक है। तो ए का 3, तो ए का 3 इसमें बी और डी दोनों में है, ठीक है, ए का 3। उसके बाद बी का 2 इसमें, यानी ऑप्शन बी सही है। सी का 4 और डी का 1, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने 775 से 800 के मध्य की, यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा, धर्मपाल। ओके, इसके बाद अगला है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम में संयोजित कर अपना उत्तर नीचे कूट से चयन करिए दीजिए। देखिए, ये शासक हैं विद्याधर, धंग, यशोवर्मा, कीर्तिवर्मा, इनका काल के अनुसार सही कालानुक्रम करिए। सोच के बताइए। चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। यशोधर्मन 925 से 950 के बीच में शासक था। धंगदेव सबसे पहले, यानी ऑप्शन 3 आएगा, यशोवर्मा, जिसको यशोधर्मन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद धंगदेव 950 से 1003 तक, यानी 3 के बाद 2 आएगा, तो इसमें ऑप्शन ए सही होना चाहिए। उसके बाद एक विद्याधर चंदेल वंशीय थे, 1017 से 1032। उसके बाद कीर्तिवर्मा 1060 से 1100 ईस्वी तक इसका शासन था, तो यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवराह थी। देखिए, इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा मिहिर भोज था। ये भगवान विष्णु का भक्त था और इसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अभिलेखों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ शासकों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। भीतरी अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय से न सुमेलित होकर ये स्कंदगुप्त से सुमेलित है, ठीक है, ये स्कंदगुप्त से सुमेलित है और बाकी सभी सुमेलित हैं। नासिक गौतमीपुत्र सातकर्णी से बिल्कुल, हाथी गुम्फा खारवेल से, गिरनार रुद्रदामन प्रथम से बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ यात्रियों का नाम दिया गया और दूसरी तरफ वो किस देश के यात्री थे वो बताया गया है। देखिए, इसमें सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। अब्दुल रज्जाक, जो कि विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, वो तुर्की का नहीं बल्कि ईरान का शासक, ईरान का यात्री था, ओके। जबकि इब्न बतूता मोरक्को का था, बिल्कुल, ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसने अपनी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था रेहला, अरबी भाषा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्को पोलो इटली का था, बिल्कुल सही। नूनीस पुर्तगाल का था, लेकिन अब्दुल रज्जाक ये ईरान का था। अगला, निम्न में से किस शासक ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया। निम्न में से किस शासक ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था। इसका सही जवाब होगा बाबर। बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का काबुल में चलाया था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा।
अगला है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न को बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, यानी बुद्ध, धम्म और संघ, ऑप्शन बी जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, जबकि अगर हम जैन धर्म के त्रिरत्नों की बात करें वो भी इंपॉर्टेंट है, तो जैन धर्म के त्रिरत्नों में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र को मान्यता प्राप्त है। अगला है निम्न में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की। बहुत बार ये परीक्षा में आया है। दीवाने अमीर कोही ये विभाग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित विभाग था और ये किससे संबंधित था, ये कृषि से संबंधित विभाग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षा में आया है। अगला है ऑपरेशन रूबिकान। ऑपरेशन रूबिकान के बारे में बताइए। ऑपरेशन रूबिकान वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। देखिए, ऑपरेशन रूबिकान शब्द का प्रयोग जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन के लिए किया जाता था। ठीक है, ऑपरेशन रूबिकान जब गांधी जी जेल में आमरण अनशन किए थे तो उसको उन्होंने ऑपरेशन रूबिकान का नाम दिया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्लों में विघटित करता है। इसका सही जवाब है पेप्सिन। ऑप्शन ए सही होगा, पेप्सिन। देखिए, पेप्सिन प्रोटीन के प्रमुख पाचक एंजाइमों में से एक है। ठीक है, पाचन की क्रिया जब होती है तो पेप्सिन जटिल आहार प्रोटीन पर कार्य करता है और ये पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स में टूट जाता है। और इस जब वो पेप्सिन पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में टूटता है तो उसे जो हमारी इंस्टेटाइन होती हैं यानी आंत होती हैं उसके द्वारा वो आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। ओके, अगला है निम्न हार्मोनों में से कौन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी कन्फ्यूज़न भी रहता है, इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसमें ऑप्शन सी जो है एस्ट्रोन या एस्ट्रोजन, इसको स्त्रीलिंग हार्मोन कहा जाता है और ये महिला के लिए जो प्रजनन प्रणाली होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ओके। चलिए अगला है निम्न में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। जैव निम्नीकृत इनमें से पीवीसी, यहाँ पर पीपीसी नहीं पीवीसी लिखा होना चाहिए, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। पीवीसी बहुलक ये जैव निम्नीकृत नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक है जो मानव निर्मित बहुलक का उदाहरण होता है, जबकि ये तीनों स्टार्च, सेलुलोज और प्रोटीन ये तीनों प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। अगला है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ प्रमुख तत्वों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके अयस्कों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखिए, इसमें जो होता है ऑप्शन बी नहीं सुमेलित है, कॉपर, यानी तांबा का अयस्क सिनेबार नहीं होता है बल्कि सिनेबार मरकरी का अयस्क होता है। ठीक है, सिनेबार पारा का अयस्क होता है, जबकि कॉपर के अयस्कों की बात करें तो कॉपर का अयस्क क्यूप्राइट होता है या कॉपर पाइराइट होता है। बाकी तीनों सही हैं। एल्यूमिनियम के अयस्क बॉक्साइट होते हैं। एल्यूमिनियम का एक बहुत ही प्रसिद्ध अयस्क है कोरंडम या फेल्सपार, ये सब एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। जिंक ब्लेड या कैलामाइन या जिंसाइट ये सब जिंक के अयस्क हैं। आयरन के हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट ये सब आयरन के अयस्क हैं। ओके, अगला प्रश्न है समुद्री घास निम्न तत्वों का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत है। समुद्री घास इनमें से किसका मुख्य तत्वों का स्रोत है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, समुद्री घास आयोडीन का बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण तत्व स्रोत है। ओके, अगला है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विटामिनों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं उसके नाम दिए गए हैं। देखिए, इसमें से बहुत ही आसान सा जवाब है विटामिन ए सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है ना कि गठिया होता है। ठीक है, जबकि विटामिन डी की कमी से सुखंडी यानी सूखा रोग, विटामिन सी से मसूड़ों से खून आना और विटामिन B1 बेरी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सोच के बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब होगा, इसको हम एक एक करके देखते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, बिल्कुल सही है।
केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान उद्यान संस्थान, ये श्रीनगर में नहीं है, यही इसमें गलत है, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, बाकी भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में ही है, दलहन कानपुर में है। ऑप्शन बी इसमें सही सुमेलित नहीं है। अगला है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए गए हैं, चारों देख के बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है। मैं कथन पढ़ रहा हूँ। पहला है, गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है। दूसरा, अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। तीसरा, झूठ कंड या जिसको फॉल्स स्मट कहते हैं, ये जौ में पाया जाने वाला रोग है। और चौथा, खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, इसमें ऑप्शन सी नहीं सही है। झूठ कंड या जो फॉल्स स्मट होता है, ये चावल में पाया जाता है, ये चावल में होने वाला रोग है। और ये रोग कवक के द्वारा फैलता है, फंगस के द्वारा फैलता है। ठीक है, ये जौ में नहीं पाया जाता। अगला, चिक्वीमाटा यानी चिली निम्न में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चिक्वीमाटा की खान जो चिली में स्थित है दक्षिण अमेरिका के, वो किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये तांबे की विश्व की सबसे बड़ी खान है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। तांबे की विश्व की सबसे बड़ी खान है चिक्वीमाटा, चिली में स्थित है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत धारवाड़ समूह वाली चट्टानें हैं। ठीक है, धारवाड़ में जितने भी भारत के प्रमुख खनिज हैं वो सभी पाए जाते हैं। और ये भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। अरावली पर्वतमाला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात, लद्दाख, उत्तराखंड, सभी में। ओके, अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर अधिक थी। देखिए, वैसे तो साक्षरता दर भारत में सबसे ज़्यादा केरल में है, लेकिन इसमें केरल दिया नहीं गया है। तो अगर हम देखें केरल के बाद, तो सबसे अधिक साक्षरता दर इनमें से ऑप्शन ए सही होगा, मणिपुर। मणिपुर में सबसे अधिक साक्षरता है, लगभग 76.94% 2011 के अनुसार। उसके बाद पंजाब में है 75.8%, फिर असम में है 72.1%, फिर मध्य प्रदेश में है 69.3%। यानी इसमें ऑप्शन ए सही होगा, मणिपुर। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। आसान सा प्रश्न है, 31.16% ये नगरीय जनसंख्या है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके, अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता न्यूनतम थी। नगरीय जनसंख्या की प्रतिशतता इन चारों में से आपको बताना है कि किसमें सबसे कम थी। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। इसमें ऑप्शन डी सही होगा। हिमाचल प्रदेश में नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता 2011 के जनगणना के अनुसार इन चारों में से सबसे कम है, जबकि इन चारों में सबसे अधिक कौन है, गोवा में है। सॉरी, इसमें गोवा नहीं दिया गया, लेकिन गोवा में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत के रूप में पाया जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आगरा भी है, खुर्जा भी है, मेरठ भी है, तीनों निर्यात विकास केंद्र है, जबकि इलाहाबाद यानी प्रयागराज निर्यात विकास केंद्र का हिस्सा नहीं है। अगला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौरक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। मथुरा में। ऑप्शन डी सही होगा। मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गौरक्षा अनुसंधान की स्थापना की गई है। ओके, तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कल हिंदी का पेपर हुआ था, आज इसका हुआ है। ऐसे ही आपको मैं हिंदी भी शुरू करने वाला हूँ जल्दी से। जो 6 पोर्शन आते हैं उसको मैं आपको पूरा करवा दूंगा। आप बस हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। और हाँ, अगर आप हिंदी की PDF चाहते हैं, GS की PDF चाहते हैं, करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर ज़रूर आएँ। बेहतरीन PDF नोट्स आपको मिलेंगी। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करना है। ओके, नमस्कार।